बच्चों, अभी तक हमने राष्ट्र के 2 अंग पढ़े हैं, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के 2 अंग हमने पढ़ा। आज हम तीसरे अंग को पढ़ेंगे। तीसरा अंग क्या है? संस्कृति। तो बेटा, राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। आपको लेसन में क्वेश्चन मिलेगा कि राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित यानी अलग कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के सौंदर्य का जीवन और सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और जो कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को सुनिश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। देखिए, इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल भी क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र के 2 अंग पहले हमने पढ़े, पृथ्वी, जल और तीसरा है संस्कृति। तो बेटा, जैसे शरीर है मेरा और अगर उससे प्राण निकल जाए तो क्या हम मनुष्य कहलाएंगे? नहीं, वो एक मिट्टी मात्र हो जाता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो संस्कृति है वो मानव जीवन का अभिन्न अंग है। जो हमारी सभ्यता है उसी को हम संस्कृति के नाम से जानते हैं और ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कह रहे जिस प्रकार से मानव का संपूर्ण नियंत्रण उसके मस्तिष्क से होता है। मेरा हर कार्य कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क नियंत्रित करता है। लेकिन अगर मस्तिष्क हमारा शून्यावस्था में चला जाता है तो क्या होता है? मनुष्य कोमा में चला जाता है, सांस चल रही है, जीवन चल रहा है, लेकिन वो जीवित नहीं है, चेतना रहित हो जाता है। मस्तिष्क की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, क्योंकि उसके संपूर्ण शरीर का कार्य तो भली प्रकार हो रहा है, वह जीवित हो, लेकिन मस्तिष्क से रहित जो धड़ है, जो शरीर है, उसको हम व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार संस्कृति के बिना हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उसकी उन्नति, उसकी समृद्धि, उसकी वृद्धि निहित है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन कह रहे हैं कि जितना भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है, जन का महत्वपूर्ण स्थान है, उससे संस्कृति का स्थान कम नहीं है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व की बात को समझा जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धिशाली राष्ट्र को मिटने में देर नहीं लगती, राष्ट्र भी बर्बाद हो जाता है। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर भूमि है तो मनुष्य क्या हवा में रहेगा? उसको रहने के लिए भूमि चाहिए ना, तो भूमि अपनी जगह है,
अगर मनुष्य ना हो तो भूमि का अस्तित्व समाप्त है, क्योंकि निर्जन है तो उसको हम स्थान नहीं कह सकते, राष्ट्र नहीं कह सकते। अब भूमि भी है, लोग भी हैं, लेकिन उनमें संस्कृति नहीं है तो भी हमारे राष्ट्र का अस्तित्व पूरा नहीं होगा। इसलिए सभी चीजों के लिए एक दूसरे का साथ होना अनिवार्य है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का फूल जो है वो संस्कृति है, अर्थात इस पुष्प से ही, ठीक है, किसी समाज के ज्ञान, उस ज्ञान के आलोक, उसमें मिश्रित कर्तव्यों की जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। समाज ने अपने ज्ञान के आधार पर जो नीति या जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य की दिशा में उसके द्वारा किया गया कार्य, कर्तव्य, उसके रहन सहन, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करता है। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक जाति अपनी संस्कृति का निर्धारण करती हैं और उनकी विशेषताओं से प्रेरित होकर संस्कृति को विकसित करने का प्रयास करती है। बेटा कुछ चीजें हमारी अच्छी हैं, कुछ चीजें दूसरों की अच्छी हैं, तो क्या होता है, हम एक दूसरे की अच्छाइयों का आदान प्रदान करके अपने राष्ट्र को के स्वरूप को और सुदृढ़ बनाते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों की विभिन्न भावनाओं के कारण विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हमारे देश में फलीभूत होती हैं और सबको मिला करके ही हमारे राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र को एक रूपता प्रदान करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की भी अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्रदान करती हैं। समन्वय युक्त जीवन की ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अब बेटा क्या कह रहे हैं कि जैसे जंगल है तो जंगल में क्या अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, फल फूल वनस्पतियां हैं, लेकिन सब क्या करते हैं, समान रूप से विकसित हो रहे हैं, क्योंकि सबको वर्षा का जल समान मिलता है, सूर्य की धूप समान मिलती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे इस भारतीय समाज में भी लोग क्या करते हैं, अनेक जातियों और धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी लोग अपना अपना विकास करते हैं। जैसे छोटी छोटी नदियां हैं, अलग अलग समुद्र में जब गिरती है तो क्या होता है, समुद्र को गहरा बना देती और अधिक पानी से युक्त करती, जल से युक्त करती है और अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं। उसी प्रकार से किसी राष्ट्र के विकास के लिए वहां के नागरिकों के लिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व को बनाए रखें और राष्ट्रीय संस्कृति को महत्व प्रदान करें। यदि राष्ट्रीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा तभी राष्ट्र में विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व भी सुरक्षित रह सकेगा। अतः राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को त्याग देना चाहिए और परस्पर प्रेम, मेल जोल, भाईचारे की भावना से विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की पुष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विभिन्न जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब देखिए यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र में बहुत सारे समुदाय हैं, उन सभी समुदायों की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। इन संस्कृतियों का स्तर क्या होता है, साहित्य, कला, नृत्य, संगीत, गीत आदि के रूप में दिखाई देता है। अर्थात जिस भाषा के लोग होते हैं उसी भाषा के लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य होते हैं। अब बाहरी दृष्टि से ये अलग अलग दिखाई देते हैं,
भाषा अलग हो सकती है, उसका प्रकट करने का रूप अलग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो मूल रूप है, जो मूल भावना है, वो एक आत्मा होती है। हर जीव में क्या है, एक आत्मा निवास करती है। दिखता तो भिन्न भिन्न है, लेकिन है नहीं। सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के को मानने वाले लोग क्या करते हैं, जो चीजें, जो संस्कृति, जिस संस्कृति के लोग उन्हें आनंद प्रदान करते हैं, उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। यही भावना जो है उनमें राष्ट्रीयता का परिचय प्रदान करती है। इसी प्रकार सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधी होती हैं और वे संपूर्ण राष्ट्र को मिला करके एक संस्कृति को मुखरित करती हैं, निर्मित करती हैं। किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार सबका भाईचारा या एक सूत्रता में निवास करना अनिवार्य है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं कि सांस्कृतिक परिवेश का विकास एक पद्धति है। पद्धति माने एक परंपरा है और राष्ट्र की उन्नति के लिए ये सारी चीजें आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने जो चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और क्षेत्र की भी उन्नति की है, इन क्षेत्रों में जो उन्नति की है उन पर क्या है, हमें राष्ट्र, हमारे राष्ट्र को हमें गर्व है, हमें उस पर गर्व अनुभव करना चाहिए और उस राष्ट्र के जो हमारी संस्कृतियां उनको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना हमारे सारे मन में भावी प्रगति के हेतु बहुत तीव्र आकांक्षा मजबूत करती है, कामना मजबूत करती है। इससे हमारे मन में प्रगति की भावना का उदय होता है। इस आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में साकार होते हुए देखना चाहते हैं कि मेरी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाए। हमारी कामना होती है कि हम इस गौरव को अपने जीवन में उतारें और भविष्य को मजबूत बनाएं, पुष्ट बनाएं, मजबूत बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। जिस राष्ट्र में मूल भूतकाल वर्तमान पर बोझ नहीं, अर्थात जो हमारी प्राचीन संस्कृतियां वो हमारे लिए बोझ स्वरूप नहीं होती हैं, जहां अतीत को सब कुछ मानकर चिपके रहने की प्रवृत्ति। हमारे भारतवर्ष में क्या है कि जो बीत गया उसको हम पकड़ के नहीं रखते, समय के साथ उसको परिवर्तित करते रहते हैं। हम ऐसे राष्ट्र की वंदना करते हैं, ऐसे राष्ट्र का स्वागत करते हैं, हमें ऐसे राष्ट्र का स्वागत करना चाहिए। अब आगे लेखक क्या कह रहा है कि जो जंगलों में लोग निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, उन लोगों का जो जीवन है निष्कपट जीवन होता है, वो भोले भाले होते हैं। उनकी यह निष्कपटता, सरलता ही लोकगीतों में दिखाई देती है। प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में उनकी कथाएं विकसित होती है। कोई बनावटी बात नहीं होती, जो प्रकृति में वो देखते हैं वही प्रस्तुत करते हैं। जो लोक कथाएं उनके आचार विचार, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये लोकगीत और लोक कथाएं हमारी संस्कृति का अथाह स्रोत और भंडार होती है। लोकगीत और लोक नृत्य, लोक संस्कृतियां क्या है, हमारी संस्कृति का भंडार है। इनके द्वारा हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का वास्तव परिचय प्राप्त करके आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। आज जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे संक्रमण काल में, अर्थात की जो समस्या उत्पन्न हो रही इस समय, यदि किसी को हमारी संस्कृति का परिचय प्राप्त करना हो तो लोकगीत और लोक कथाओं का माध्यम ही एकमात्र सहारा है। अतः हमें इसका स्वागत करना चाहिए, साथ में इनका संरक्षण भी करना चाहिए। यह समय कैसा है, यह समय की मांग है, समय की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए सदाचरण, अच्छे चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला
और संस्कृति के क्षेत्र में ऐसे उच्च आदर्श प्रस्तुत किए हैं कि संपूर्ण विश्व उनको देखकर, उनको समझकर आचरण में उतारना चाहता है और उतारना भी चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। एक तो क्या लाभ होगा कि वो स्वयं ही परम तेज का अनुभव कर सकेंगे, और दूसरा, अगर हमारा आचरण अच्छा होगा तो हम भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी हम अच्छा आचरण प्रदान कर सकेंगे। बेटा इससे संबंधित एक एक्सरसाइज आप देख लीजिए। माता भूमि से लेकर के होते हैं, ये एक्सरसाइज हम राजीव की बुक से आपको बता रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न पुनः वैसा ही है, शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो बेटा पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, मनुष्य हो और संस्कृति ना हो, तब राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो बेटा पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा पाती है? तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लेखक कहते हैं कि मनुष्य के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है तथा सच्चे अर्थों में पृथ्वी माता है और वहां रहने वाले जन लोग उसके पुत्र हैं। इसी भाव से ही भूमि और जन के परस्पर संबंधों को मजबूती प्राप्त होती है। थर्ड है आपका जन का प्रवाह से लेकर के निर्माण करना चाहिए। तो जन का प्रवाह किस तरह से होता है बेटा? तो जन का प्रवाह नदी के भांति होता है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो बेटा पाठ का शीर्षक होगा जन और लेखक का नाम होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। लेकिन जन को किससे लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप से। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश में वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्र के अंदर जनता की धारा अनंत काल से बहती चली आ रही है। जन की धारा या जनता की धारा, कुछ भी लिख सकते हैं। जन के अभाव में राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। भूमि पर हजारों वर्षों से लोग रहते चले आ रहे हैं। इन राष्ट्रों के लोगों का भूमि के साथ एकात्मक संबंध हो गया है। जब तक भूमि पर सूर्य की किरणें फैलकर हमेशा प्रातः काल में अमरता का भाव फैलाती रहेंगी, तब तक संसार में राष्ट्रीय जनों का जीवन भी अमर रहेगा। सूर्य की रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देगी, ठीक है, सूर्य की रश्मियां किरणें, रश्मि माने किरणें, जब प्रातः काल संपूर्ण संसार को, भुवन माने संसार, अमृत से भर देती हैं, तभी राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर होता है। तो कहने का अर्थ है, जब तक रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। घाटों के निर्माण से क्या आशय है? तो बेटा घाटों का निर्माण से आशय है कि कर्म और परिश्रम के बल पर अनेक उत्थान और पतन आते रहेंगे और नए नए मार्ग बनते चले जाएंगे। संततवाही का अर्थ है, संततवाही का क्या अर्थ है? संततवाही का अर्थ है कभी न रुकने वाला। राष्ट्रीय जीवन, जन का जीवन कब तक अमर है? जब तक सूर्य की किरणें रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? तो बेटा जन जीवन को नदी के प्रवाह की तरह इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार नदी कभी भी नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार लोगों का जीवन भी निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उन्नति की ओर चलता रहता है। तदात्म्य तथा अजर का शब्दार्थ क्या है? तो तदात्म्य का अर्थ है एकात्मकता, अर्थात एक साथ मिलना, और अजर का अर्थ है कि जो कभी बूढ़ा न हो। नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।